अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम होमोस्टेसिस जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। अब इसकी आगे से अब इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। द एक्वाटिक कंडीशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन से एक एक्वाटिक कंडीशन का पता लगता है। ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा लो होगी सॉल्ट की मकदार, वो आपके पास कहलाएगा फ्रेश वाटर। जिसमें आपके पास हाई सॉल्ट की मकदार होगी वो आपके पास कहलाएगा मरीन वाटर। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास सॉल्ट की मकदार कम होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन, यानी कि उसमें जो फिशेस रहती हैं, उसमें जो एनिमल्स रहते हैं उनकी ऑलरेडी हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा, यानी कि सॉल्ट ज़्यादा और आपके पास वाटर कम। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपके पास वाटर जो है वो पानी में कम हो, यानी कि फ्रेश वाटर जो हमारे पास है उसमें सॉल्ट की मकदार कम है, तो उनके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट की मकदार ज़्यादा होती है। ये नेचुरली है। ठीक है, तो इनके पास क्या एक इशू क्रिएट आता है कि इनके पास फ्लडिंग ऑफ H2O एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स होता है। फ्लडिंग ऑफ H2O किस तरह से? क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमेशा वाटर को जो है वो करता है, सॉल्ट जो है हमेशा वाटर को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ सॉल्ट्स होती हैं और फ्लडिंग ऑफ H2O, यानी कि इन फिशेस के अंदर पानी का जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा होता है, पानी की फ्लडिंग होती है। ठीक है, H2O की फ्लडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाइपरटोनिक कंडीशंस की फिशेस होती हैं, यानी कि इनमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो ये बाहर से जो हमारे पास वाटर है उसको खींचती हैं अपनी तरफ। सही है। नाउ नेक्स्ट इज़, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब आपको पता है जिसमें 1 सेल होता है, एंड मल्टी मतलब जिनमें 2 सेल्स होता है। पम्प आउट एक्सेसिव वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा फंक्शंस नहीं, ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, छोटे मोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उससे एक ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर आपने पढ़ा हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वैक्यूल वो जगह जिसमें आपके पास उनका फूड वगैरह स्टोर होता है और वहीं से हमारे पास जो है वो जो चीज़ें एक्सेस होती हैं वो निकलती भी हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इनका एक्सेस वाटर जो जमा होता है। नाउ मल्टी सेलुलर, पम्प आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, आपके पास क्या होता है, ये लोग कैसे अपना एक्सेस वाटर निकालते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, यानी यूरिन जो होता है वो डाइल्यूट होता है, कंसनट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूट यानी कि मिला हुआ होता है। एंड कंसनट्रेटेड मतलब खालिस टाइप, इस तरह से हम कह सकते हैं कि रियल जो होता है ना वो। ठीक है, ना हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है अमीबा एंड पैरामीशियम, और इसमें क्या है, लॉस ऑफ सॉल्ट इज़ कंपनसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन एज वेल एज यूज़ ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। कि अब क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा होता है, फ्लडिंग ऑफ H2O बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इनके पास लॉस ऑफ सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इनके जो फिशेस की जो बॉडी है उनमें से जो सॉल्ट इनके पास होता है वो हाइपरटोनिक कंडीशन से हाइपोटोनिक कंडीशन में जाने लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है वो गिल्स से सॉल्ट अपटेक करते हैं, यानी कि लेते हैं, और सॉल्ट कंटेनिंग फूड जो होता है वो ये लोग लेते हैं। ठीक है, मतलब खाते हैं। हालांकि है इनकी बॉडी का क्या, हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, इनके एनिमल्स का क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, लेकिन क्योंकि ये लोग ऐसे कंडीशन में रहते हैं जो कंडीशन जो है वो हाइपोटोनिक है, तो हमारे पास जो सॉल्ट है वो इनको अट्रैक्ट करती हैं, ये वाटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से इनका लॉस ऑफ सॉल्ट भी हमारे पास होता रहता है। तो यानी कि भले ही फिशेस हाइपरटोनिक हो लेकिन इनके अंदर लॉस ऑफ सॉल्ट होता है, तो इस लॉस ऑफ सॉल्ट को कंपनसेट करने के लिए ये क्या करते हैं, सॉल्ट कंटेनिंग फूड हमारे पास लेते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। नाउ ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स। अब मरीन एनिमल्स में क्या होता है, हाई सॉल्ट कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है, हाई सॉल्ट कंडीशन। अब ये वाटर के अंदर हाई सॉल्ट कंडीशन है और ये आपके पास फिशेस के अंदर हाई सॉल्ट कंडीशन थी। ठीक है, जहाँ पे भी हाई सॉल्ट की बात होगी या हाई सॉल्यूट की बात होगी हम कहेंगे कि वो होगा हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मरीन वाटर है, यानी कि वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है। सही है, तो यूजुअली मरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन। तो अब इनके एनिमल्स में क्या, इनके एनिमल्स में हाइपोटोनिक कंडीशन है। ठीक है, इनका जो वाटर है, इनका जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है, और इनके अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो हाइपोटोनिक है। जबकि अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर देखें तो उनके अंदर रहने वाली फिशेस जो हैं उनके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशंस हैं। ठीक है, और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रही हैं वो आपके पास क्या है, हाइपोटोनिक है। समझ आई आपको बात? यूजुअली मरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, उनके पास क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी कि लो सॉल्ट है।
हाइपो मतलब जिसमें आपके पास वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी, हाइपर मतलब जिसमें आपके पास सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स इनके पास ऐसे हैं जिसमें आपके पास हाइपरटोनिक कंडीशन भी है और कुछ में आइसोटोनिक भी, यानी कि सेम कंडीशन भी है, वो उनके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है यानी कि। लेकिन आपके पास जो फ्रेश वाटर है उनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन वाली फिशेज ही मिलेंगी, ठीक है, जिनमें आपके पास सॉल्ट ज़्यादा होता है। जबकि मरीन आपके पास जो वाटर है उसमें आपको हर तरह की फिशेज मिलेंगी, हाइपरटोनिक भी, आइसोटोनिक भी एंड हाइपोटोनिक भी। नाउ बोनी फिशेस, कार्टिलेजस फिशेस एंड ऑस्मोकॉन्फर्मर्स, ठीक है। बोनी फिशेस तो क्या है, हमारे पास एक टाइप की फ़िश है जिसके अंदर लो सॉल्ट होता है, सही है, उनकी बॉडी के अंदर, यानी कि क्या होता है हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, हाइपोटोनिक, सही है। एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड्स टू इंक्रीज सॉल्ट एंड डेसिलेशन। अब क्योंकि लो सॉल्ट है, हाइपो कंडीशन है, तो आपके पास क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सॉल्ट जो है वो लेने की कोशिश करती हैं। प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, आपके पास कंसनट्रेटेड यूरिन निकालती हैं। है हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड, इनके पास क्या होता है यूरिया, क्योंकि ये स्टोर करती हैं कार्टिलेजस फिशेस, इनके पास जो है वो हाई सॉल्ट कंडीशंस होती हैं, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यूरिया अपने अंदर स्टोर करती हैं। ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट मीट, ठीक है, ये आपके पास जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लेती हैं, जो फॉर एग्जांपल मीट, ताकि इनकी जो नाइट्रोजनस वो हैं नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, या फिर वो एनिमल्स को खाती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इनके पास जो है वो आइसोटोनिक कंडीशन है ये, ठीक है। कौन सी कंडीशन है? आइसोटोनिक। ये हमारे पास हाइपोटोनिक है, ये हमारे पास हाइपरटोनिक फिशेस की एग्जांपल, और ये हमारे पास आइसोटोनिक फिशेस की एग्जांपल है, जो कि हमने यहाँ ऊपर देखी हुई है, सही है, सेम कंडीशन यानी कि। These animals do not require any activity to adjust the internal osmotic conditions, ठीक है। इनको अपने कोई भी आपको क्योंकि ये आइसोटोनिक है तो उनको किसी तरह की मतलब कि एडजस्टमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, इनकी हर चीज़ जो है वो मतलब कि सेम ही रहती है, बैलेंस ही रहती है। तो फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल दी हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Osmoregulation in terrestrial condition. Terrestrial conditions are harsh for living organism because the direct contact of heat to body causes loss of water, which leads to dehydration, major problem for terrestrial life. अच्छा, terrestrial यानी कि ज़मीन पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। उनके लिए रहना बहुत हार्श है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हीट के साथ, यानी कि हीट जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है उनके साथ, और हीट की वजह से आपकी उनकी बॉडी पे हीट पड़ती है तो वाटर लॉस होता रहता है, ठीक है, वाटर एवेपोरेट होता है उनकी बॉडी से, डिहाइड्रेशन का इशू आ सकता है, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है। Only arthropods, some molluscs, reptiles, birds, mammals can survive in this habitat because सिर्फ आर्थ्रोपोड्स, मॉलिक्यूल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उनकी रीजन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस होते हैं। इनसे पहले जो होते हैं ना वो आपके पास जो होता है वो एडवांस नहीं होते, वो इनवर्टिब्रेट्स होता है, ठीक है। ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब आर्थ्रोपोड्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। आर्थ्रोपोड की एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो स्पाइडर है, ठीक है। मॉलिस्कस की दूँ तो आप स्नेल वगैरह देखा होगा वो। रेप्टाइल्स में आपके पास स्नेक्स आ गए। बर्ड्स आपको पता है मैमल्स यानी कि हम लोग, ठीक है। ये जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो एनिमल्स। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनकी बॉडीज़ पे क्या होता है, जो सारे आपके पास नाम लिखे हुए हैं, इनकी बॉडीज़ के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, या फिर इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सो मतलब आउट, स्केलेटन मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर, सही है। तो आप उनके ऊपर क्या होता है, एक एक्सोस्केलेटन कवर होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो टर्टल वगैरह, तो उनके ऊपर क्या होता है, हार्ड शेल होता है ना, तो वो उनका क्या कहलाएगा, एक्सोस्केलेटन कहलाएगा। और अगर हमें देख लें आप तो हमारे अंदर क्या है, हमारे थिक स्किन है हमारी। तो ये दो एग्जांपल्स हो गई इन दोनों चीज़ों की, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता। अगर किसी के अंदर ये सवाल राइज हो रहा है कि स्वेट के ज़रिए भी तो वाटर रिलीज़ होता है, तो बेटा स्वेटिंग और वाटर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। स्वेटिंग और वाटर में बहुत फ़र्क होता है। स्वेटिंग के अंदर जो है ना हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सी मिकदार में आपके पास यूरिया भी होता है, ठीक है। और स्वेटिंग में हल्की सी बिल्कुल ना होने के बराबर मिकदार में वाटर भी होता है, लेकिन स्वेटिंग और वाटर में बहुत फ़र्क है, वो दोनों सेम नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, दे कंजर्व वाटर बाय रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम, ठीक है। इनका जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्प्शन के टाइम, यानी कि जब आपका किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रही होती हैं, यूरिन बना रही होती हैं, तब उनके पास जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होता है किडनीज और रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है,
Third point, some of them can produce water from fats catabolism with the help of peroxisomes that is camel kangaroos. अच्छा, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो है वाटर जो है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? फैट्स को तोड़कर. कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना. तो फैट्स से कैटाबॉलिज्म के ज़रिए यानी कि फ़ैट्स को तोड़ के वो एनर्जी बनाते हैं और उसी के अंदर से फैट्स को तोड़ के वो वाटर भी आपके पास ये है कि प्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है. पेरोक्सिसोम्स के ज़रिए फैट्स को तोड़कर वो आपके पास वाटर प्रोड्यूस करवा सकते हैं. पेरोक्सिसोम क्या है हमारे पास? अ कंपाउंड कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अल्टीमेटली पेरोक्सिसोम्स आर ऑर्गेनल्स दैट मेटाबोलाइज लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफाई द सेल. ठीक है. यहाँ पे क्या है? मेटाबोलाइज करते हैं लिपिड्स को यानी कि फैट्स को. फैट्स लिपिड्स की समझ ली, फैट्स थोड़ा बड़ा है और लिपिड्स उससे थोड़ा छोटा. देन उसके बाद क्या है? लेकिन है दोनों एक ही काइंड के. एंड डिटॉक्सिफाई द सेल को डिटॉक्सिफाई करता है. अ कंपाउंड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं. एग्जाम्पल दिया ऐसे एनिमल्स थी कैमल और कैंगरू. कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड. अच्छा, इन एनिमल्स का क्या होता है कि वो या तो कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो लिक्विड फूड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि उनके अंदर वाटर कंजर्व रहता है. नाउ अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सक्रीशन का. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? आप सबको बताया कि वेस्ट मटेरियल को निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है. During metabolism, living organisms catabolize protein and other nitrogen compounds which produce some toxic nitrogenous compound. These toxic compounds are mainly NH3, which is ammonia, or uric acid, generally called nitrogenous waste. अच्छा, अब ये मेटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है कि आपके पास जो है कुछ प्रोटीन को कैटाबोलाइज किया जाता है और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, और इस कैटाबोलाइजेशन के नतीजे में आपके पास कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, जिसे अगर हम अपनी बॉडी में रखें तो हमें हार्मफुल है, इसलिए हमें उन्हें निकालना होता है. तो ये आपके पास कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है. ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो आपके पास कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और उनमें क्या आते हैं? 3 चीज़ें आती हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. ठीक है. ये 3 चीज़ें आपके पास आती हैं. Now, if these compounds retain in the body and accumulate, they can damage the cells or organs. Therefore, they must be removed from the body. यही मैंने कहा कि इनको हम रख नहीं सकते हैं, हमें रिमूव करना होता है. The removal of this nitrogenous metabolic waste is called excretion. अच्छा, अब इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने का प्रोसेस, जो बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं excretion. On the other hand, plants मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. ऑब्वियसली सी बात है, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है बॉडी का तो आपके पास मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट तरीके से होता होगा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इज कैटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O. प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, आप सबको पता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. इनिशियली क्या होता है, शुरू में क्या होता है, वो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, और फिर उसको आगे जाके तोड़ कर यानी कैटाबोलाइज करके उसमें से CO2 और H2O जो होता है वो अलग कर देते हैं. किस में से? कार्बोहाइड्रेट्स में से. द CO2 यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड H2O इज़ नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड. अच्छा, अब जो CO2 है आप सबको पता है कि वो यूटिलाइज हो जाता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, और H2O कोई टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसका कोई इशू नहीं होता. एज ऑटोट्रॉफ्स दे सिंथेसाइज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, so the waste products of one reaction are utilized in their metabolic reaction as reactant and consumed. अच्छा, अब क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं उनको सिंथेसाइज करते रहते हैं. आपके पास जब वो ग्लूकोज वगैरह फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हो तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स जो खुद ब खुद बन रहे होते हैं. तो उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपके पास जो है वो यूटिलाइज हो जाता है इनके कामों के अंदर, इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एज अ रिएक्टेंट वो इस्तेमाल हो जाता है. तो यानी कि कोई भी चीज़ एक्सक्रीट आउट नहीं होती है इनके अंदर. सही है. यूँ समझ लें कि आपके पास जो है जो वाटर, समझे अगर आपके पास वेस्ट आपके पास निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो वाटर भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गया ना, तो आपके पास कोई ना कोई वेस्ट, कोई भी वेस्ट बचा ही नहीं. तो यानी कि कुछ भी चीज़ आपके पास जो है वो एक्सक्रीट आउट प्लांट्स में नहीं होती. लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल डिफरेंट है क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस दोनों के अंदर डिफरेंट है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है.
excretion in animals. The animal cells produce their nitrogenous waste during the metabolism and remove them either in tissue or in blood. क्या होता है कि जब आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद बनते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दौरान जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसके दौरान आपके पास क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जो कि बाद में आपके पास टिश्यू या ब्लड के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, टिश्यू फ्लूइड या ब्लड के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। So the animal develops some organs to filter the tissue, fluid or blood. These organs are called excretory organs. तो इन animals के अंदर कुछ organs developed हुए होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो कि filtration का काम करते हैं। किसकी filtration? टिश्यू फ्लूइड या ब्लड की, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपके पास वेस्ट सब्सटेंस होता है वो मिला हुआ होता है। These organs are called excretory organs, और ऐसे organs जो कि फिल्ट्रेशन का काम करेंगे वो आपके पास कहलाते हैं excretory organs, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जिनको हम देख लेते हैं कि उनके अंदर excretory organs क्या हैं। प्लेनेरिया जो कि आपके पास प्लैटीहेल्मिन्थस के ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल, ठीक है, यानी कि फोटोनेफ्रीडिया क्या है हमारे पास, एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं इसकी। अच्छा, इसका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, यानी क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं ये लोग, डाइल्यूट यूरिन, यानी इनका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता है, यानी कि मिलावट वाला होता है। सोर्स क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए ये लोग क्या कहते हैं, अपना यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एनालिड्स से। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारे पास, मेटानेफ्रीडिया। इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, डाइल्यूट यूरिन। और किसके ज़रिए ये लोग अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब कहाँ इनका यूरिन शामिल होता है, सीलेमिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। उसके वहाँ से आपके पास जो है फिल्ट्रेशन होती है और फिर एक्सक्रीट आउट होता है। Okay, now homeostasis in man. Humans have developed homeostasis systems. ठीक है। अब एक इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है, किस ऑर्गन से होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्किन, लंग्स एंड किडनीज, ठीक है। स्किन, लंग्स और किडनी से अब किस तरह से होता है हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। द स्किन इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका ऑर्गन कंसिडर किया जाता है वो स्किन कंसिडर किया जाता है। बेसिकली फंक्शन एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से होती है, हाई हीट से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, ठीक है, एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बट इट ऑल्सो वर्क एफिशिएंटली एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर, वाटर एंड सॉल्ट। अब क्योंकि हमारे पास स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में वर्क करता है, सॉल्ट कंडीशन को मेंटेन करने में वर्क करता है कि सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता, या फिर आपके पास जो सॉल्ट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता। इस तरह से हमारे अंदर हाइपोटोनिक कंडीशंस नहीं हो जाती, ठीक है। और हाइपोटोनिक भी नहीं होती, ना हाइपोटोनिक होती, तो ये आपके पास सॉल्ट कंडीशन जो है वो इस तरह से मैनेज हो जाती है। इस तरह से हमारे पास स्किन जो है एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। नाउ लंग्स है हमारे पास मेंटेन करता है किस चीज़ का लेवल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड के अंदर इसको मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड और सेल्स को मैनेज करता है। मेंटेनेंस ऑफ O2 एंड CO2 लेवल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेंटेन रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड कंटिन्यूस फ्लोज ऑफ एनर्जी, सही है। क्या करता है आपके पास, रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है उसको आपके पास बैलेंस रखता है कि ज़्यादा रिस्पायर ना करने, ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स हमारे पास ज़्यादा रिस्पायरेशन करेंगे यानी कि ज़्यादा एनर्जी बनेगी, क्योंकि आपको पता है रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, एनर्जी बनाना, ठीक है, एनर्जी बनती है रिस्पायरेशन के थ्रू। किडनीज आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, दे मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, ठीक है। किडनीज क्या करते हैं, किडनीज का काम होता है फिल्टर करने का, ठीक है। फिल्टर करते हैं, किसको फिल्टर करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है। और किस तरह से फ़िल्टर करते हैं, वो एक्सेस वाटर को निकाल के, या एक्सेस वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल पहुँचाते हैं, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, if I'm pronouncing it wrong, so sorry, and other waste by excreting them through urine, ठीक है। और इस तरह के अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो हैं उसको एक्सीट आउट करके हमारे यूरिन के थ्रू हमें फ़िल्टर करता है, यानी कि हमारी बॉडी को फ़िल्टर करता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, कि अभी ह्यूमन स्किन जो है वो कितनी लेयर्स से बनी हुई, क्यों वो इतनी थिक है और किस तरह से वो इतनी थिक है।
ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, 3 लेयर्स है हमारे पास। एपिडर्मिस यानी कि एपी मतलब अप, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। सही है। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस मेड अप ऑफ फ्लैट डेड सेल्स कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। ठीक है, हमारे जो डेड सेल्स हैं उनसे बनी हुई है, और इसके अंदर क्या होता है, डेड सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। एपिडर्मिस लेयर जो है वो इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस लेयर के अंदर यानी कि एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तभी जब आप अपनी स्किन को देखते हो तो आपको ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आती, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें नहीं होती। इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर, यानी कि आपके पास वाटर जो है वो इससे पास आउट नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम नहाते हैं या अगर बारिश वगैरह होती है तो हमारी स्किन पे जब पानी पड़ता है तो पानी जो है वो अंदर नहीं जाता, बिकॉज जो आउटर लेयर है हमारी एपिडर्मिस जो है वो हमारे पास इम्परमेबल है, यानी कि वो वाटर को आने से मना करती है। एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बाय प्रिवेंटिंग एंट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये इम्परमेबल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ना ही तो वाटर आ सकता है, ना ही तो वाटर बॉडी से बाहर जा सकता है। तो ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, यानी कि बचाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो एंटर नहीं कर सकते। नाउ डर्मिस इज़ द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, यानी कि ये एज अ मिडल लेयर है हमारे पास। इट कंटेन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट इज नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि बहुत से डिफरेंट जो है वो काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर्स। यहाँ पे आपके पास जो है नर्व्स जब मैसेज लेके आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रिसेप्टर जो है हमारे पास स्किन एक्ट करती है, राइट। स्किन जो है अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई चीज़ हो रही होगी तो स्किन जो है वो एज अ रिसेप्टर काम कर रही होगी, तो यहीं पे आपके पास नर्व्स जो होगी वो एंड हो रही होंगी आके, ताकि वो जो है वो स्किन से आपके पास जो है मैसेज को रिसीव कर सकें। ठीक है, ताकि जो भी हुआ हो, चाहे टेम्परेचर चेंज हुआ हो, चाहे कोई दर्द हुआ हो या कोई प्रेशर अप्लाई हुआ हो, जो भी कुछ आपके पास हो ताकि वो उसको नोट कर सके। ठीक है, तो नर्व्स जो है वो आपके पास डर्मिस पे आके जो है वो एंड होती हैं, और स्किन जो है हमारी वो एज अ रिसेप्टर एक्ट कर रही है, या यूँ कह लें आपकी डर्मिस जो है हमारे पास लेयर है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट कर रही है। सही है। द डर्मिस ऑल्सो कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स विच सिक्रीट स्वेट ऑन द सर्फेस टू मेंटेन टेम्परेचर एंड ऑल्सो सिक्रीट यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। अच्छा, अब जो स्वेट हमारे पास जो हमारी स्किन पर में नज़र आता है वो एक्चुअली जो है वो डर्मिस के थ्रू जो है वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ सिक्रीट किया जाता है। कहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, ताकि कहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, हमारी स्किन के सरफेस के ऊपर सिक्रीट किया जाता है, ताकि हमारी जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके, और हमारे पास लिटिल अमाउंट में बहुत ही माइन्यूट से अमाउंट में जो है वो यूरिया, वाटर और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट किया जाता है। अ नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ये सब कुछ कहाँ है, डर्मिस के अंदर है। ठीक है, आर्टेरियोल्स यानी कि आर्टरीज जो है उसका नेटवर्क भी हमारे पास जो है वो डर्मिस में दिखाई देता है, विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम आता है, टेम्परेचर के बैलेंस में काम आता है। द डर्मिस ऑल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड विच सिक्रीट ऑयली सेबम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास हेयर फॉलिकल्स भी हैं। हेयर फॉलिकल्स क्या हो गया हमारे पास, ये जो पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं जैसे हेयर्स निकलते हैं वो आपके पास कहलाते हैं हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, एंड सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपके पास एक ऑयल सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑयली सेबम। ठीक है, ऑयली सेबम ये सिक्रीट करते हैं, कौन सिक्रीट करता है, सेबेशियस ग्लैंड। नाउ थर्ड लेयर हमारे पास है हाइपोडर्मिस। ये आपके पास इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि एंडिंग वाली लेयर है जहाँ पे आपकी स्किन जो है वो एंड हो रही होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या इसके पास क्या होता है, फैट्स होते हैं विच एक्ट इज़ अ इंसुलेशन। ठीक, हीट आपके पास लॉस हो रही होती है उससे बचाते हैं, आपकी बॉडी को वार्म रखने में काम आते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आते हैं। चाहे जितनी बाहर सर्दी हो ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अपनी जिस टेम्परेचर पर वर्क कर रही है उतनी टेम्परेचर पर वर्क करें, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम से लेकर हर आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो एक टेम्परेचर पर वर्क करता है। ख़ास तौर पे एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है टेम्परेचर को लेकर, वो 37 डिग्री पे वर्क करते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का मेंटेन रहे। इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, ये आपके पास जो है वो एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। नाउ दिस इज़ डायग्राम एक ह्यूमन स्किन की, एपिडर्मिस, दिस इज़ डर्मिस एंड दिस इज़ आपके पास हाइपोडर्मिस। ठीक है, दिस इज़ हाइपोडर्मिस एंड दिस इज़ सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है,
ये हेयर आ गया, स्वेट पोर्स आ गए, नर्व्स आ गए आपके पास बीच में यहाँ पे, ये स्वेट ग्लैंड्स आ गए आपके पास, ठीक है। और हमारे पास आ गए हेयर बल्ब्स आ गए, वेन्स आ गई, आर्टरीज आ गई, ठीक है। वेन आर्टरीज ये रही, नर्व्स ये रही, ठीक है। वेन आर्टरीज अभी भी कहाँ है, हाइपोडर्मिस के अंदर है, और आपके पास नर्व्स कहाँ है, वो डर्मिस के अंदर है। तो ये फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। देन आपके पास क्या है, ये एडिपोज टिश्यूज़ की एक लेयर आ रही है। एडिपोज टिश्यूज़ कौन से होते हैं हमारे पास, ऑल्सो नोन एज फैट टिश्यूज़। नाउ सबक्यूटेनियस लेयर्स, ये आपके पास जो है ब्लड वेसल्स को सपोर्ट दे रही होती है, यानी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है हमारे पास, ये वेन्स आर्टरीज जो है, इसको जो है सपोर्ट देने का काम जो होता है वो सबक्यूटेनियस लेयर का होता है। नाउ रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, अब स्किन का जो काम है वो बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करती है, सेम वही चीज़ हमने पढ़नी जब हमने ऊपर डिस्कस की एंजाइम्स वगैरह वाली बात। हमारी जो नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो आपका जो स्किन है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगा और फिर वो नर्व्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, और वो नर्व्स जो है वो आपके पास ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ तक आपके पास मैसेज लेके जाएंगी, और इसके बाद एक फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास क्रिएट होगा जो कि इस टेम्परेचर वाले मसले जो है उसको हल करेगा, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारे पास जो है एक मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का, जो कि फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। उससे क्या होता है, जो भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हुई होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए वो मैकेनिज़्म चलाया जाता है। तो बस यही लिखा हुआ है। नाउ इफ़ अ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, यानी कि अगर बुखार होना स्टार्ट हो गया आपको, सही है, अगर मैं आम ज़बान में कहूँ कि अगर बुखार होना स्टार्ट हो गया तो आपके पास क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। नंबर 1, प्रोड्यूशन ऑफ स्वेट, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, स्वेट जो है आपको प्रोड्यूशन स्टार्ट होगा, आपको पसीना आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका जो स्वेट ग्लैंड्स है वो आपको स्वेट सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे। द स्वेट एक्यूमुलेट्स एट द सर्फेस ऑफ स्किन, और वो कहाँ आ जाएगा, आपके पास स्वेट जो होगा वो आपकी स्किन के सर्फेस के ऊपर आ जाएगा। स्वेट जो है जब आपकी बॉडी से एवोपरेट होगा तो आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट पहुँचेगा, तो उससे आपकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि अगर हम नॉर्मल सी को अगर हम पानी बॉईल करके हम रखते हैं, कोई गर्म पानी अगर हम रखते हैं तो उसमें से भाप निकल रही होती है, एवोपरेशन हो रही होती है, या हम कह सकते हैं कि सब्लिमेशन हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो वाटर है या आइस है हमारे पास, या अगर हम आइस को देख लें या अगर हम गर्म पानी को देख लें तो वो एवोपरेशन के थ्रू जो है वो कूल हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है। तो वो जो प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस जो है वो हमारे अंदर होता है, बट एज अ स्वेटिंग के नाम से, ठीक है। स्वेटिंग के नाम से आपको जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिल रही होती है। तो काम क्या है, काम सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है, चीज़ें अलग हैं, बस ये बात है। नाउ लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, ठीक है। आपके बाल जो हैं, यानी कि जो हाथ पे जो बाल होते हैं वो आपके पास जो है वो जैसे नॉर्मल आपके पास क्या होगा कि वो रिलैक्स रहेंगे, ठीक है, यानी कि रिलैक्स रहेंगे। मसल्स विच आर अटैच विथ हेयर रिलैक्स, इट अलाउज द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, यानी कि आपके बिल्कुल स्किन के ऊपर फ्लैट होंगे, स्किन के सरफेस पर होंगे वो। नाउ वासोडाइलेशन, arterioles found in the form of network in dermis dilate, becomes wide, which increase the flow of blood as well as it brings the blood vessels near the surface of skin which allows more heat loss. the process. अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि आपने डर्मिस से पढ़ा है कि आपके पास आर्टेरियोल्स होते हैं, आर्टेरियोल्स यानी कि आपके पास होते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं वहाँ पे डर्मिस के अंदर। तो वो क्या हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। जब आपके पास जो है आपकी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट मतलब क्या हो जाती हैं, बिकम्स वाइड, यानी कि वो मोटी हो जाती हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो है फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आपके पास जो है ब्लड को जो है वो स्किन के सरफेस के बिल्कुल करीब ले आते हैं, जिससे क्या होता है कि हीट लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपके पास जो है आपकी ब्लड वेसल जो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपकी स्किन के पास जाएगा, तो आपके पास जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हीट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगी, और इससे क्या होगा, आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा तो आपकी जो बॉडी है वो जल्द से जल्द जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी। क्या होता है आपके पास, आपकी जो आर्टेरियोल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, डायलेट मतलब कि वाइड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, उससे फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मोटी हो जाएंगी वो, ठीक है, तो वो स्किन के थोड़े करीब हो जाएंगी, और उससे क्या होगा आपके पास कि फ्लो ऑफ ब्लड भी बढ़ेगा, और फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ेगा तो आपके पास तेज़ी से जो होगा वो हीट लॉस हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द वासोडाइलेशन। नाउ इन कोल्ड कंडीशन, अगर बॉडी एक पास ठंडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि जो है सर्दी अगर आपको लग रही होगी या बॉडी ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, यूँ कह लें कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो, इरेक्शन ऑफ हेयर। अब आपके पास जो था जब इंक्रीजिंग वाली जो कंडीशन थी तो आपके पास जो हेयर्स थे वो रिलैक्स थे। अब इसमें क्या होगा, हेयर्स जो होंगे वो अपराइट हो जाएंगे, यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे,
ठीक है, वो एक लेयर बना लेंगे इंसुलेशन की, वो खड़े होकर वो इस तरह से एक लेयर टाइप बन जाएगी, वो कहलाएगी इंसुलेशन की लेयर। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो ज़्यादा हीट लॉस नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसको अब गर्म चाहिए। ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जितनी भी आपके पास जो बॉडी में हीट हो वो आपके पास एवेपोरेट हो जाए, तो उसको आपको सेव करने के लिए एक इंसुलेशन की लेयर बना दी जाएगी आपके हेयर्स के थ्रू, और वो कहलाएगी आपके पास इरेक्शन ऑफ हेयर, यानी कि आपके जो हेयर्स होंगे आपके जो हाथ पे, आपकी स्किन पे, वो सीधे खड़े हो जाएंगे, यानी कि अपराइट हो जाएंगे। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ होगा, यानी कि गर्म हो रही होगी आपकी बॉडी, तो आपके पास जो हेयर्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे, ताकि आपके पास जो है वो हीट को स्टोर न किया जा सके, बल्कि हीट को रिलीज़ किया जा सके। तो आप लोग समझ जाएंगे ये डिफरेंस। ठीक है, एक में हीट को स्टोर करना है तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स हो रही है, और एक में हीट को रिलीज़ करना है तो आपके पास हेयर जो है वो रिलैक्स है। ठीक है, इरेक्शन नहीं हो रही। नाउ वासो कंस्ट्रक्शन। अब जैसे वासो डायलेशन था हमारे पास, सेम वैसी वासो कंस्ट्रक्शन होगा। वासो डायलेशन में क्या हो रहा था, आपके पास जो है वो आर्टेरियोल्स थी वो डायलेट हो रही थी। ठीक है, डायलेट होने का मतलब क्या है, मोटी हो रही थी और वो स्किन की सरफेस से कनेक्ट हो रही थी, और फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ रहा था। फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ने की वजह से क्या होगा, हीट लॉस ज़्यादा होगा। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा कि आपकी जो आर्टेरियोल्स हैं वो आपके पास क्या करेंगी, वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपके पास जो है स्किन के वो करीब नहीं होंगी, और फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हीट जो होगी वो बहुत कम लॉस होगी। डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शंस। अब क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ठंड है, हमारी बॉडी ऑलरेडी ठंडी है, तो हम नहीं चाहेंगे कि स्वेटिंग से आपके पास जो है वो और आपकी बॉडी की जो गर्माइश है वो बाहर निकले। ठीक है, वो आपकी बॉडी जो है वो और ज़्यादा हीट लॉस करे, इसलिए हम स्वेट प्रोडक्शन भी कम कर देंगे, यानी कि स्वेट प्रोडक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। तो आपके पास इससे एनर्जी लॉस नहीं होगी, आपकी हीट लॉस नहीं होगी। ये बिल्कुल तीनों बातें जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये आपको याद करने में इतना मसला नहीं होगा, और ना ही मेरे ख्याल से समझने में हो रहा होगा। नाउ इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन्स इंक्रीजेस, generating more heat which is disturbed around the body in the blood stream. It prevents loss through the adipose tissues in hypodermis which work as an insulation layer. अब जब कोल्ड कंडीशंस होंगी तो आपकी बॉडी को पता होगा कि एनवायरनमेंट जो है बाहर का जो है वो ठंडा है, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गन्स को कहेगा कि भाई आपने जल्दी जल्दी ज़्यादा काम करना है। ठीक है, ज़्यादा काम करेंगे तो आपके पास जो हीट की जो ब्लड की जो फ्लो है वो थोड़ा तेज़ बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो जब तेज़ बढ़ेगा तो आपकी बॉडी जो है वो अंदर से वार्म रहेगी, गर्म रहेगी, और आपके पास क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। एनर्जी ज़्यादा बनेगी, हीट थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आपकी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, ताकि उससे आप एनर्जी आपको मिल सके। अब एडिपोज टिश्यू जो थे वो आपके पास फैट ग्लैंड्स थे। ठीक है, फैटी टिश्यूज़ थे। तो फैटी टिश्यूज़ का काम क्या होगा कि वो आपके पास एज अ इंसुलेशन लेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका हीट लॉस जो है वो काफ़ी हद तक हीट जो है वो लॉस होने से काफ़ी हद तक बच जाएगी। नाउ बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी टेम्परेचर राइजेस। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या चेंजेस है, वही सब बातें हमने यहाँ पढ़नी है तकरीबन। अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ने लगेगी, तो क्या होगा, हम हीट को ज़्यादा कंजर्व करेंगे बाय इंसुलेशन लेयर, बाय एडिपोज टिश्यूज़ एंड बाय वासो कंस्ट्रिक्शन, बाय डिक्रीजिंग इन स्वेट प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, बाय द इरेक्शन ऑफ हेयर। ठीक है, इस तरह से। और उसमें क्या होगा, आपके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात जो मैंने कहा। शिवरिंग होगी। शिवरिंग का मतलब आप कब कपाना शुरू कर देंगे, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी मसल्स की, ताकि आपके पास जो है वो हीट को बनाया जा सके, यानी कि हीट को जनरेट किया जा सके। ठीक है, विच वार्म्स द बॉडी। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। अगर आपने कभी देखा हो सुबह अगर आप सर्दी का टाइम हो, सुबह 6 बजे आप उठे हो, आपने मुँह धोया, आपके दांत जो है टटर करने लग जाते हैं, बिल्कुल वो किस वजह से करने लगते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है, तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद इनवॉलंट्री, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि आपके काबू में नहीं है। शिवरिंग जो है वो इनवॉलंट्री है, आप नहीं चाहते खुद से कि शिवरिंग हो आपको, आप चाहें भी तो आप कर नहीं सकते शिवरिंग। हाँ, आप शिवरिंग की एक्टिंग ज़रूर कर सकते हैं, मगर आप शिवरिंग आपको नहीं होगी। शिवरिंग इनवॉलंट्री है, वो खुद ब खुद होती है। तो वो ऐसा एक्शन है जो खुद ब खुद हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि आपकी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड कर सके, ताकि आपके मसल्स जो है वो खुद ब खुद वर्क करें, ताकि आपकी बॉडी में जो है बाय एनर्जी वार्म प्रोड्यूस हो, यानी कि आपकी बॉडी गर्म रहे।
नाउ व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट होगा, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो गर्म होना स्टार्ट होगी। जब बॉडी टेम्परेचर फॉल्स होगा, यानी कि आपके पास ठंड हो रही है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ रही है। और बॉडी टेम्परेचर जब राइज होगा, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो गर्म हो रही है। तो उसमें क्या होगा, आपके पास डायलेशन होगी, यानी कि वास्टो डायलेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें आपके पास जो हेयर्स होंगे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। स्वेट ग्लैंड्स जो है वो आपके पास फ्लूइड सिक्रीट स्टार्ट करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके पास जो है बाय स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हीट लॉस हो सके, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, वासोडाइलेशन हो गई, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट हो गया, और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, हेयर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सीन जो है ये पूरा सब कुछ इसके अंदर होगा। अच्छा, अब क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके पास आपकी बॉडी जो है बुखार में होगी, तो आपके पास अगर हीट लॉस होगी तो तब आपकी जाके बॉडी नॉर्मल होगी। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्दी होगी इन्वायरमेंट के अंदर, तो अगर आपको हीट मिलेगी तब आपकी बॉडी जाके नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये दो आपके पास मरहले लिख दिए हैं, दो फेजेस आपके पास लाइफ के लिख दिए गए हैं।